क्या हो अगर वो अचानक मिलने वाले विचार या वो अजीब से संयोग जो हमें बिना किसी लॉजिक के एकदम सही दिशा में ले जाते हैं, वो असल में हमारे ही भविष्य के स्वरूप द्वारा भेजे गए नेविगेशन सिग्नल हो? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है ना? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि जिस भविष्य को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से ही कहीं मौजूद है और हमें अपनी ओर खींच रहा है? हम उन ठोस और रोजमर्रा की आदतों को डिकोड करेंगे जिनसे हम अपनी पहचान को चाहने की ऊर्जा यानी वांटिंग एनर्जी से निकालकर प्राप्त करने की ऊर्जा यानी रिसीविंग एनर्जी में बदल सकें। जब भी हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग अक्सर सिर्फ मोटिवेशन या रहस्यमयी बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हाँ, वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग तक सीमित रह जाता है। एकदम सही। मतलब ये क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी के ठोस विज्ञान पर टिका है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और इस यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का विज्ञान है। और ये विज्ञान समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर चीजों को बहुत गलत नजरिए से देखते हैं। मतलब जब किसी मशीन को ठीक करना होता है तो सब क्लियर होता है, एक पुर्जा खराब है तो उसे बदल दो, तार टूटा है तो जोड़ दो। हाँ, पूरा कॉज एंड इफेक्ट वाला फंडा है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसी मैकेनिकल नजरिए को अपनी चेतना और अपनी जिंदगी के लक्ष्यों पर भी लगाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बस इतनी मेहनत करेंगे तो इतना रिजल्ट मिल जाएगा। न्यूटोनियन मॉडल एकदम फेल हो जाता है और फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डेली रूटीन पर आने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये एनर्जी शिफ्ट काम कैसे करता है। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है कि क्वांटम लेवल पर एक कण एक ही समय में सभी संभावित जगहों और अवस्थाओं में मौजूद होता है जब तक कि उसे देखा या मापा ना जाए। अच्छा। इसे एक बड़े रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह सोचिए। जब तक हम ऑर्डर नहीं देते तब तक मेन्यू का हर खाना हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है। वो सब किचन में मौजूद है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है ना? हमारी चेतना या हमारा फोकस वो चीज है जो उन असीमित संभावनाओं में से किसी एक को चुनकर हमारी असलियत में बदलती है। मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो बेहतर हेल्थ हो, पैसा हो या अच्छे रिश्ते हों, वो भविष्य की कोई ख्याली चीजें नहीं हैं। वो पहले से ही सुपरपोजिशन की अवस्था में मौजूद हैं। बिल्कुल, वो किचन में पहले से बन रही हैं और यहीं पर क्वांटम एंटेंगलमेंट का रोल आता है। एंटेंगलमेंट का मतलब है कि क्वांटम फील्ड में दो कण, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि एक में बदलाव का असर तुरंत दूसरे पर होता है, बिना किसी टाइम या स्पेस के गैप के। एकदम कोई डिले नहीं होता। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि हम अभी जो हैं और हमारी इच्छाओं को जी रहा हमारा वो जो भविष्य का वर्जन है, वो दोनों क्वांटम लेवल पर आपस में जुड़े हुए हैं, इंटैंगल्ड हैं। हाँ, इस सिद्धांत का सबसे गहरा मतलब यही है। हम और हमारी इच्छाएं अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब हम इसे गहराई से समझ लेते हैं तो वो वांटिंग एनर्जी और रिसीविंग एनर्जी का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मतलब जब कोई दिन भर सोचता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो असल में यूनिवर्स को क्या बता रहा है? वो यूनिवर्स को चीख चीख कर बता रहा है कि मेरे पास ये नहीं है। सही बात है। और फिजिक्स के नजरिए से देखें तो ये चाहने वाली एनर्जी एक तरह का रेजिस्टेंस या रुकावट पैदा करती है। ये उन चीजों को हमसे दूर धकेलती है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समझ रहा हूँ। इसके बिल्कुल उलट रिसीविंग एनर्जी बहुतायत या अबंडेंस से आती है। ये इस विश्वास पर चलती है कि जो हमें चाहिए वो पहले से ही उस फील्ड में मौजूद है, हम बस खुद को उसके लिए ओपन कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक रेडियो को ट्यून करने जैसा हो गया। कैसे? मतलब जो गाना हम सुनना चाहते हैं वो हवा में पहले से ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बस हमें अपने रिसीवर को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है। अगर हम गलत चैनल पर हैं तो हमें सिर्फ शोर सुनाई देगा, स्टैटिक नॉइस। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। गाना तो वही है, बस हम उसे कैच नहीं कर पा रहे। हमारी भावनाओं की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। सच में? बिल्कुल। उदाहरण के लिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता लगभग 540 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करती है। ये बहुत ही हाई और क्लियर फ्रीक्वेंसी है। इसके उलट अगर आप डर में हैं तो वो सिर्फ 100 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करता है। डाउट या शक 125 हर्ट्ज पर होता है। ओहो, तो जब हम डर या डाउट में होते हैं तो हम 100 हर्ट्ज के चैनल पर बैठे होते हैं और हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमें 540 हर्ट्ज वाला अबंडेंस का गाना सुनाई दे, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अगर हमें उस रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करना ही है, जब हम सोकर उठते हैं
तो हमारा दिमाग थीटा या अल्फा तरंगों की अवस्था में होता है। मतलब उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बिल्कुल, उस वक्त वो बहुत ग्रहणशील होता है कि सुबह उठते ही फोन चेक करने या ऑफिस की टेंशन में डूबने के बजाय उन पहले कुछ मिनटों को अपनी एक्सपैंडेड आइडेंटिटी महसूस करने में बिताना चाहिए। एक्सपैंडेड आइडेंटिटी मतलब उस वर्जन की कल्पना करना जो पहले से ही हमारी वो चाही गई वास्तविकता को जी रहा है। हाँ, एकदम वही। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है और मैं इसे चैलेंज करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ये सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं है? मतलब वो पुरानी फेक इट टिल यू मेक इट वाली अप्रोच। अगर किसी के पास सच में पैसे की कमी है और वो सुबह उठकर सोचे कि मैं तो करोड़पति हूं, तो ये तो रियलिटी को इग्नोर करना हुआ ना। ये नर्वस सिस्टम पर कैसे काम करेगा? ये डाउट आना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन यहीं पर हमें न्यूरोबायोलॉजी को समझना होगा। देखिए, फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब होता है बाहर के लोगों को धोखा देना। अच्छा। लेकिन यहाँ हम जो कर रहे हैं उसे न्यूरोसाइंस में मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। विज्ञान ने बार बार ये साबित किया है कि हमारा दिमाग एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन और असली फिजिकल एक्सपीरियंस के बीच फर्क नहीं कर पाता। अरे वाह, मतलब दिमाग को पता ही नहीं चलता कि वो सच है या सिर्फ ख्याल। एकदम सही। जब कोई पियानो प्लेयर सिर्फ अपने दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना करता है तो उसके मोटर न्यूरॉन्स बिल्कुल वैसे ही फायर करते हैं जैसे वो सच में पियानो बजाते वक्त करते हैं। ये तो कमाल का फैक्ट है ना? तो जब हम सुबह अपनी एक्सपैंडेड आइडेंटिटी का अभ्यास करते हैं कि वो नया वर्जन कैसे चलता है, कैसे बात करता है, तो हम अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं। हम सचमुच अपने दिमाग की तारों को रीवायर कर रहे हैं। मतलब हम एक नया बायोलॉजिकल फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इससे दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से में बदलाव आता है जिसे RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, वो जो हमारे दिमाग का फिल्टर होता है। हाँ, वही फिल्टर जो तय करता है कि हमारे आसपास की लाखों चीजों में से हमारा ध्यान किस पर जाएगा। जब हम डर में होते हैं तो ये RAS सिर्फ प्रॉब्लम और मुश्किलें ही फिल्टर करके दिखाता है। हाँ, जैसे अगर मुझे लाल कार खरीदनी है तो मुझे सड़क पर सिर्फ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण। तो जब हम आइडेंटिटी कोहेरेंस ट्रेनिंग के जरिए दिमाग को इस नई एनर्जी में ढालते हैं तो हमारा फिल्टर बदल जाता है। अचानक हमें वो मौके और रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले से वहां थे पर हमें नजर नहीं आ रहे थे। ये तो बहुत ही पावरफुल लॉजिक है। मतलब सुबह का ये अभ्यास एक सॉलिड शुरुआत दे देता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं या ऑफिस का प्रेशर आता है, हाँ, असली दुनिया की टेंशन शुरू होती है। बिल्कुल। तब उस नई पहचान को पूरे दिन कैसे बनाए रखा जाए? क्योंकि अगर सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर विजुलाइज किया और फिर बाकी के 23 घंटे उसी पुरानी स्ट्रेस में रहे तो दिमाग तो वापस पुराने पाथवे पर चला जाएगा। जो एनर्जी हमने सुबह पैदा की है उसे हमारे फिजिकल शरीर के जरिए एक्सप्रेस होने की जरूरत है। यानी ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, शरीर को भी साथ लाना होगा। बिल्कुल। सोचिए, एक डरे हुए या वांटिंग एनर्जी वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। कंधे झुके हुए, सांसें छोटी और तेज और हर काम में हड़बड़ी। हाँ, जैसे हमेशा भागदौड़ में हो। इसके उलट जो इंसान रिसीविंग एनर्जी में है, जिसे पता है कि यूनिवर्स उसके साथ है, उसकी सांसें गहरी होती हैं, उसका चलना धीमा और कॉन्फिडेंट होता है। और इस फिजिकल चेंज से हमारे काम करने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क आता है। फोर्स्ड एक्शन हमेशा इस डर से आता है कि अगर मैंने अभी सब कुछ कंट्रोल नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत थकाने वाला होता है। ये तो वो न्यूटोनियन मॉडल वाली बात हो गई जहां हम हर चीज पर जोर लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। जबकि इंस्पायर्ड एक्शन बहुत ही स्मूथ और सहज होता है। ये तब होता है जब हम उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसे हम एक नदी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो कैसे? देखिए, फोर्स्ड एक्शन ऐसा है जैसे हम नदी की धारा के उल्टी दिशा में पूरी ताकत लगाकर तैर रहे हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन आगे बहुत कम बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल। और इंस्पायर्ड एक्शन नदी की धारा के साथ बहने जैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ सही दिशा देने के लिए कर रहे हैं, जबकि आगे बढ़ने की असली ताकत तो नदी की है। ये नदी वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। और इसी फ्लो में बने रहने के लिए एक और टूल है, ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। आमतौर पर हम ग्रैटिट्यूड को एक लेन देन की तरह देखते हैं। मैं आज थैंक यू बोलूंगा ताकि कल मुझे और चीजें मिल सकें। हाँ, एक तरह की सौदेबाजी, जो कि असल में वांटिंग एनर्जी का ही एक छुपा हुआ रूप है। एकदम सही पकड़ा आपने।
ग्रैटिट्यूड वो स्टेट है जहां हम यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि ये मुझे मिल गया है और ये बहुत अमेजिंग है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए हमने सुबह विजुअलाइज भी कर लिया, शरीर को भी उस एनर्जी में ले आए, हम इंस्पायर्ड होकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया वैसी की वैसी दिख रही है। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, वो प्रमोशन नहीं मिला। तो जब रियलिटी हमारी नई फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती तो पुरानी आदतों और निराशा में वापस जाने से खुद को कैसे रोकें? ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है और यही ही क्वांटम फिजिक्स का एक और सिद्धांत हमारी मदद करता है, डीकोहेरेंस। डेकोहेरेंस, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे एक केक बेक करने के उदाहरण से समझते हैं। जब केक ओवन के अंदर बेक हो रहा होता है तो वो एक प्रोसेस में है, अपना रूप ले रहा है। लेकिन अगर आप बेचैन होकर बार बार ओवन का दरवाजा खोलकर देखने लगे कि क्या केक बन गया, क्या अब बन गया, तो क्या होगा? बाहर की ठंडी हवा अंदर जाएगी और वो केक कभी ठीक से फूल नहीं पाएगा, पिचक जाएगा। क्वांटम फिजिक्स में भी बिल्कुल यही होता है। अरे वाह! तो डेकोहेरेंस का मतलब है बार बार ओवन का दरवाजा खोलना। एकदम सही। जब कोई क्वांटम सिस्टम बाहरी दखल की वजह से अपनी असीमित संभावनाओं से गिरकर एक सीमित स्थिति में आ जाता है तो उसे डेकोहेरेंस कहते हैं। मतलब डेली लाइफ में ये तब होता है जब हम बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं या ईमेल रिफ्रेश करके देखते हैं कि कुछ बदला या नहीं। हाँ, सबूत खोजने की ये बेचैनी ही हमारी पॉसिबिलिटीज को सिकोड़ देती है। तो जब ये बेचैनी हो, जब ओवन का दरवाजा खोलने का मन करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, उस वक्त फोकस कैसे बदले? दिन भर में जब भी वो पुरानी टेंशन हावी होने लगे तो खुद को रोकिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, मेरी वांछित रियलिटी को जीने वाला मेरा वो एक्सपैंडेड वर्जन इस मोमेंट में क्या चुनता? और जो भी पहला इंट्यूशन आए उस पे बिना ज्यादा लॉजिक लगाए भरोसा करना है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में मन के अंदर एक बहुत भारी रेजिस्टेंस या रुकावट महसूस होती है। मन बार बार कहता है कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं बदल रहा है। इस रेजिस्टेंस का क्या करें? देखिए, इस रेजिस्टेंस से लड़ना नहीं चाहिए। जब हम उससे लड़ते हैं तो हम असल में उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं और उसे और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ये तो बिल्कुल आसमान से गुजरते हुए बादलों की तरह है। बादल आते हैं, कभी बहुत काले होते हैं और फिर हवा के साथ निकल जाते हैं। बिल्कुल। आसमान उन बादलों से लड़ता नहीं है। हमें भी बस उन नेगेटिव ख्यालों को देखना है, एक्सेप्ट करना है और अपना फोकस वापस उस खुले नीले आसमान यानी अपनी नई रियलिटी पर ले आना है। बहुत खूब कहा आपने। और इस खालीपन के समय को, जहां लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, फिजिक्स में क्वांटम वैक्यूम कहा जाता है। एक मिनट, वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब तो खाली जगह होता है ना, जहां कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी मदद कैसे करेगा? ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। क्लासिकल फिजिक्स में वैक्यूम का मतलब खाली जगह हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में वैक्यूम कभी भी खाली या डेड स्पेस नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये एनर्जी और संभावनाओं का एक खौलता हुआ समंदर है। इसे खालीपन की बजाय प्रेगनेंसी या गर्भावस्था का समय मानना चाहिए। अरे वाह! तो आप कह रही हैं कि इस वैक्यूम में चीजें असल में बन रही हैं, बस हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। इस क्वांटम वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स लगातार बन रहे होते हैं और मिट रहे होते हैं। जब आपको बाहर कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो समझ लें कि क्वांटम लेवल पर सब कुछ आपके फेवर में रीऑर्गेनाइज हो रहा है। मतलब ये वो समय है जहां हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन तैयार हो रही है। हाँ, जो अक्सर हमारी सोची हुई चीजों से भी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसका मतलब है कि देरी का मतलब मना ही नहीं है, ये सिर्फ एक इंक्यूबेशन पीरियड है। ये समझना तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो ये साफ है कि ये कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं है। ये सुबह अपने नर्वस सिस्टम को नई फ्रीक्वेंसी पर सेट करने, दिन भर अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके अलाइनमेंट में रखने और क्वांटम वैक्यूम के समय थोड़ा पेशेंस रखने का एक प्योर साइंटिफिक सिस्टम है। एकदम सही। और बताए, जब हम ये सब करते हैं तो हम सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे होते, हम एक तरह से पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के जागरण में अपना हिस्सा दे रहे हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि समय एक सीधी लाइन में चलता है, पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। मतलब कारण पहले और असर बाद में। बिल्कुल। क्वांटम लेवल पर यह पूरी तरह पॉसिबल है कि समय पीछे की ओर भी ट्रैवल कर सकता है, जिसे फिजिक्स में रेट्रो कैज़ालिटी कहते हैं। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका वो भविष्य का स्वरूप, जिसने पहले ही वो सब अचीव कर लिया है जो आज आपके सपनों में है, वो समय में पीछे मुड़कर वर्तमान में आपको सिग्नल भेज रहा हो। तो वो जो अचानक आने वाले इंट्यूशंस हैं,
जो हमें अचानक किसी गली में मुड़ने या किसी इंसान से बात करने के लिए पुश करते हैं, वो शायद हमारे फ्यूचर से आ रहे नेविगेशन सिग्नल ही हैं। हाँ, क्या हम सच में हर दिन अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं या हम सिर्फ अपने ही भविष्य की यादों को फॉलो कर रहे हैं? ये सच में दिमाग को पूरी तरह से शून्य कर देने वाला और अमेजिंग विचार है। ये याद दिलाता है कि रियलिटी उससे कहीं ज्यादा जादुई है जितना हम अपनी इन आंखों से देख पाते हैं। एकदम सही बात है। तो बस जब भी लाइफ में कुछ रुका हुआ लगे तो याद रखिए कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी और पॉसिबिलिटीज का खेल है। शायद फ्यूचर से आने वाले जवाब पहले से ही रास्ते में हैं, हमें बस अपना रिसीवर सही चैनल पर ऑन रखना है। आज के इस ज्ञान चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही लौटेंगे एक और गहन विषय के साथ। तब तक स्वयं को जानने की इस यात्रा को जारी रखें। सभी का कल्याण हो। धन्यवाद। प्रणाम।